हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम कई बार इस मामले को डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी बिगनर है, कोई भी हम स्टार्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्टिंग करें, उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है पीवाईक्यू को सिलेबस के साथ समझना। चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, पीवाईक्यू को सिलेबस के साथ समझना हमारी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और कई टॉपिकों के हमने डिस्कशन कर लिए। आज हम जीएस फर्स्ट के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज सोशल इशू को उसके सिलेबस के साथ विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सोशल इशू जीएस फर्स्ट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से क्वेश्चन आपके 60-70 नंबर तक के आते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनको बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए सोशल इशू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले, मेंस के लिए स्पेशली उसके नोट्स है वो हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो यदि मैं आपको बात करूं इसको किस तरीके से इसको समझना है, तो मैं आपको एक पीडीएफ खोलता हूं। तो देखो, ये आपको एक पीडीएफ हमने खोली है। इसमें सोशल इशू के अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है आपका भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और भारत में विविधता। ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है, आपके सिलेबस का टॉपिक। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जब भी आप कभी कोई देखना चाहते हो कैसे, सबसे पहले आपको सोचना है कि देखो सिलेबस क्या है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। अब भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, भारत समाज की सारी विशेषताएं आएंगी, फिर जाति व्यवस्था आएगी, परिवार का सिस्टम आएगा, फिर परिवार का ग्लोबलाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं। इसके बाद भारत में विविधता क्या है, विविधता को संकट क्या है, विविधता किस प्रकार की है, वो सारी चीजें आपकी विविधता वाले टॉपिक से आ जाएंगी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ही जाति व्यवस्था के अंतर्गत आपके दलितों की व्यवस्थाएं सभी उसमें आपके आ जाएंगे। तो इसी टॉपिक को यदि हम देखें, पहला है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। तो इससे क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, जिसमें अगर हम बात करें 2014 से लेकर के हर साल क्वेश्चन आए। 2014 में एक क्वेश्चन आया, 2015 में 3 क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन। 2016 में फिर एक आया आपका, 2017 में फिर आपके 2 क्वेश्चन, 2018 में फिर 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, ठीक है ना। अगला आपका है 2020 में एक, और 2022 में फिर दो, एक क्वेश्चन। हर बार आपको एक पक्का है कि इस टॉपिक से हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ये इस टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना। अब क्वेश्चन किस तरीके से सोचते हैं। क्वेश्चन पहला है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन कीजिए। देखो, परिवार का क्वेश्चन है, बस इतना पूछा है कि जो परिवार है उस पर एक बार तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिवार की बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए, परिवार की क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम कर रहा है, कैसे बदल रहा है, और उसमें इफेक्ट। अब वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से जो कोविड-19 में घर से जो काम करने की कल्चर चली, उससे परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पारिवारिक संबंधों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, महिलाओं की स्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घर की आय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहां से आपका ये क्वेश्चन है। टॉपिक थोड़ा सा लग रहा होगा आपको करंट का, लेकिन करंट का नहीं, बेसिक यही क्या है, करंट से उसको जोड़ के पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते आते हैं। अब विश्लेषण करना है, विश्लेषण का मतलब उसको सही चेक करना है कि किस तरीके से उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं, किस तरीके से समस्या आ रही है, और क्या हम उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार, क्या बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी। कास्ट सिस्टम का आ गया, ये क्वेश्चन किसका, जाति व्यवस्था का, और जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार, जाति व्यवस्था नई पहचान और साहचर्य रूप ग्रहण कर रही है। सेम क्वेश्चन, लगभग लगभग इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है। इसलिए भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता नहीं। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया उसका एक छोटा सा पार्ट आपको इस क्वेश्चन में देखने मिला, ये भी कास्ट सिस्टम का ही क्वेश्चन। अगर आपने कास्ट सिस्टम पढ़ा है, कास्ट सिस्टम की क्या क्या विशेषता है, कास्ट सिस्टम कैसे बदल रहा है, और कास्ट सिस्टम वर्तमान में कैसे बना हुआ है, 3 टॉपिक पढ़े, दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता आपका एक टॉपिक भी है सोशल इशू का, और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की एक विशेषता भी है। धर्मनिरपेक्षता वाला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता वाला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता आपका टॉपिक भी है और सोशल इशू का भी, सोशल पहले टॉपिक का भी पार्ट है और अलग से भी एक टॉपिक है।
धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये आपके अलग पार्ट भी है, लेकिन इसमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उस भारतीय समाज की विशेषता भी है। इसी प्रकार ये दोनों टॉपिक अगर हम देखें तो ये दोनों टॉपिक आते हैं विविधता वाले में से, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर अगली बात मैं करूं आपके यहाँ, अगला कह रहा है सहिष्णुता और प्रेम की भावना। ये क्वेश्चन, सहिष्णुता और प्रेम की भावना न केवल प्राचीन काल से भारतीय समाज को एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, बल्कि ये वर्तमान में एक आवश्यक भूमिका निभा रही है। अब देखो, जो भारतीय समाज की विशेषता है उसमें बहुत सारी विशेषता है, लेकिन हाँ आपसे एक विशेषता पूछी गई और विशेषता क्या है? सहिष्णुता एवं प्रेम। एक विशेषता पूछ ली है, वही विशेषता, लेकिन एक पूछ ली तो आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहता है, यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है, ये चीजें आपको थोड़ा समझना जरूरी है। इसी प्रकार भारतीय में विविधता के संदर्भ में क्या कहा जाता है? देखो, विविधता से आ गया क्वेश्चन, 2016 में ये भी विविधता से आ गया, विविधता में एकता। ये जाति व्यवस्था से आ गया गांधी जी का, ये विविधता से आ गया। और ये दलित वाला, ये भी एक तरह से जाति आंदोलन से आ गया। और ये धर्मनिरपेक्षता से आ गया। देखो देखो, धर्म क्वेश्चन 2014 का 2018 में जाके रिपीट हुआ था, सेम टू सेम 2014 का 2018 में जाके रिपीट हुआ है, सेकुलरिज्म को लेकर के। और यही सेकुलरिज्म को लेकर के एक बार GS2 पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सेकुलरिज्म से फ्रांसीसी सेकुलरिज्म को क्या सीखना चाहिए। क्वेश्चन यही था, बट उसकी लैंग्वेज चेंज कर। तो क्वेश्चन तो लगभग लगभग घूम करके आएंगे, लेकिन आएंगे इसी टॉपिक से। देखो, अगर आपने पहला टॉपिक पढ़ा है कि भारतीय समाज की ये 10 विशेषता है, भारतीय समाज का ये परिवार सिस्टम है, भारतीय समाज की कास्ट सिस्टम है, भारतीय समाज की डाइवर्सिटी है, अगर इसको पढ़ के नोट्स बना लिए उसके बाद इस टॉपिक से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आओ आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, कुछ करंट के फैक्ट डेटा से एक बार जोड़ लें, ठीक है ना। इस प्रकार पहले टॉपिक से क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे गए। अगला आपका सिलेबस का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है महिला और महिला संगठनों की भूमिका। महिला और महिला संगठनों की भूमिका, ये आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है ना। अब दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन देखो, देखो करंट क्वेश्चन ये दो है तो महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण इज द पार्ट ऑफ योर बेसिक स्टैटिक, लेकिन इसको करंट से जोड़ दिया गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी यानी कि जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, कोई व्यक्ति टेम्पररी 2 घंटे काम के लिए जाता है और 2 घंटे से पैसे कमा लेता है, वो एक तरह से गिग इकोनॉमी का दर्जा देता है। तो गिग इकोनॉमी की जो गिग इकोनॉमी महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ा रहा है, यानी कि महिला सशक्तिकरण वही सेम पार्ट है, लेकिन उसमें गिग इकोनॉमी की करंट पार्ट को जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला, महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। आप जब महिला सशक्तिकरण पढ़ोगे तो उसी में एक टॉपिक पढ़ जाता है महिला सशक्तिकरण के परिणाम, उसमें आता है एक परिणाम है जनसंख्या वृद्धि को महिलाएं नियंत्रित कर सकती है। हाउ, उसमें वो बताया गया कैसे। तो ये दो जगह मिलेगा आपको टॉपिक, ये तो जनसंख्या में मिलेगा ये टॉपिक, और ये टॉपिक यहां भी मिलेगा, ठीक है। अगला, समय और स्थान के विरुद्ध भारत में महिलाओं को निरंतर, ये कि महिलाओं की चुनौतियों के बारे में बता रहा है। ये आप किसी टॉपिक का पार्ट, जब पहली बार आप महिला संगठनों को पढ़ोगे, कोई भी नोट्स निकाल लो, बीजन के, खुद के, किसी के भी नोट्स, उसका पहला टॉपिक है भारतीय समाज में महिलाओं की आज तक स्थिति और चुनौती, बस वहीं से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछे। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ो तो आपके मन में पता होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, इससे क्या क्या आयाम है, कौन कौन सी चीज को सकारात्मक बना सकती है, कौन कौन चीजें चुनौती उसमें आ सकती है। फिर महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक रूप से कैसा रहा, मध्यकाल में कैसा, उससे पूर्व काल में कैसा था, वो सभी चीजें इसमें आएंगी। इसी प्रकार महिला आंदोलन में ध्यान, भारत में महिला आंदोलन ने निम्न सामाजिक स्तर पर महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। अब जो हमारे आंदोलन हुए, महिला आंदोलन हुए, महिला आंदोलन इन द सेंस अगर मैं कहूँ, जैसे आर्य महिला समाज का आंदोलन था, है ना, और जिसके बाद अपने देवी चौधरी देवरानी का आंदोलन, मतलब वो भी थी। इसके बाद इसमें ज्योतिबा फुले की वाइफ भी इस महिला आंदोलन में थी, है ना। तो कई 3 4 5 लोगों के आप नाम लिख करके डिफाइन कीजिए, बताइए। ये पूछना चाह रहा है कि क्या महिला आंदोलन में महिलाओं की निम्न भागीदारी रही, तो आपको दोनों पक्षों में लिखना है कि हाँ सही बात है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखी गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि पूरी तरह अनभिज्ञ रही, महिलाएं भी इसमें एक्टिव है। तो ये डायरेक्टली महिला आंदोलन को पूछा है, ठीक है ना। सेम यही जनजातियों का पूछा है,
फिर महिलाओं के परिवार की स्थिति के बारे में, महिलाओं के परिवार में क्या संबंध पड़ता है। जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ोगे महिला, एक पूरे क्वेश्चन महिला संगठनों के लैंगिक भेदभाव से मुक्त करने में पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है या नहीं। बोला गया कि यदि महिलाओं के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है तो महिला संगठनों में पुरुषों की भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आप बोल रहे कि बिल्कुल होनी चाहिए। यदि आप उनकी भागीदारी नहीं करोगे तो पहला अंतर तो आपने ही कर दिया कि महिला पुरुष अलग अलग है, इसलिए पुरुषों को महिला संगठन में शामिल नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आपको लॉजिक से क्वेश्चन करना है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन है ना। भारत के कुछ समृद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिकूल लिंगानुपात क्यों है, वही जब आप पढ़ोगे तो कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं क्यों घटित हो रही है, वो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में से लगातार क्वेश्चन पूछ रही यूपीएससी, कई बार एक ही बार तीन तीन क्वेश्चन, एक ही बार दो दो क्वेश्चन। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, एक बार पढ़ लिया आपके कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन पक्के। ठीक है, अगला आता है जनसंख्या। ये टॉपिक ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन टॉपिक बहुत छोटा है। जनसंख्या क्या है, भारत में जनसंख्या की स्थिति कैसे है, जनसंख्या भारत में कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या क्या ट्रेंड कर रहा है, जनसंख्या में महिलाएं का रोल क्या है, जनसंख्या में गरीबी का क्या रोल है। तीन चार टॉपिक इसके बना के आपने पढ़ लेंगे और इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगला है गरीबी एवं विकास, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड आउट करने हैं, तो इनको मैं अगर स्टार दूं, इनको मैं 5 स्टार दूंगा, इसको मैं अगर स्टार दूंगा तो इसको 2 स्टार दूंगा। ठीक है ना, और ये दोनों टॉपिकों को मैं 5-5 स्टार दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि पहला और दूसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार ये चौथा टॉपिक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 4 स्टार दूंगा। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया, 17 में आया, 16 में आया, 15, हो सकता है इसका 20, 23 और 24 में इसका क्वेश्चन मिल जाए। गरीबी का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने गरीबी के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए, लेकिन गरीबी आज भी विद्यमान है, कारण बताइए। तो गरीबी क्या है, गरीबी क्या क्या कारण है, गरीबी के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, गरीबी आजकल क्यों बनी हुई है, ये आपका टॉपिक है। ऐसे से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक है गरीबों को अभाव से मुक्त करना, तो वही है गरीबी को कैसे हटाया जाए, उसका क्वेश्चन ही आ गया। समालोचना कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के कारण है, तो क्या जनसंख्या गरीबी में जो संबंध है वो यहाँ बताना है आपको। गरीबी की कई आधार पर मन लगाए जाते हैं, तो गरीबी के नए नए आयाम आ रहे हैं, उनको बताइए। तो सिंपल सा है, गरीबी क्या है, गरीबी के मापक क्या है, गरीबी के लिए क्या क्या, गरीबी की चुनौतियां क्या है, गरीबी के परिणाम क्या क्या है, गरीबी के सरकार ने क्या प्रयास किए गए, क्या अब तक हम कर सकते हैं और क्या सजेशन। दैट इज टॉपिक कंप्लीट, और सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पढ़ना क्या है आपको, गरीबी क्या है, इसके मापक, कारण, परिणाम, चुनौतियां, सरकारी प्रयास, सुझाव। बस इतना टॉपिक पढ़ोगे सारे क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट। अगला है अपना शहरीकरण समस्या और उनके उपाय। ये टॉपिक भी काफी है, इसको मैं 4 स्टार दूंगा। 4 स्टार क्या, इसको 5 स्टार दूंगा। ये भी काफी रिलेवेंट टॉपिक है। 5 स्टार का टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 एक क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आता है। अर्थात आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक को जरूर पढ़ना। ठीक है ना, वही बात। अब देखो, पहला शहरीकरण को समस्या है, शहरीकरण को पढ़ना होगा। फिर उसकी समस्या है, जैसे बाढ़ की समस्या है, जैसे हिंसा अपराध की समस्या है, जैसे जल संकट की समस्या है, और उन समस्याओं के समाधान उसी से क्वेश्चन आता है। जैसे शहरीकरण से क्वेश्चन है डायरेक्ट कि टीयर 2 में नई संस्कृति बढ़ रही है, तो मध्यम वर्ग का उदय कैसे हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब टीयर 2 में जो विकास हो रहा है, तो मध्यम वर्ग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, काम करने के लिए आ रहा है। तो मध्यम वर्ग आ रहा है तो उसका जीवन, उसको इनकम बढ़ रही है, तो उसका जीवन स्तर भी सुधर रहा है। ठीक है, तो जो टीयर 2 के शहर है उनका आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, छोटे छोटे। टीयर फर्स्ट में तो बड़े महानगर आ गए, टीयर 2 में जो आपकी 22 सिटीज होती है वो सिटीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आईटी क्षेत्र के बारे में बताना है कि आईटी क्षेत्र ने कैसे, आईटी प्रमुख आईटी क्षेत्र प्रमुख शहरों में, जैसे आप बेंगलोर का उदाहरण ले लो, नोएडा का ले लो, ठीक है, इसी प्रकार आप चेन्नई का एग्जाम्पल ले लो, हैदराबाद का एग्जाम्पल ले लो, कि इन्होंने कैसे वहां पर सामाजिक आर्थिक चीजें चेंजेस। हैदराबाद पुणे जैसी इन जो सिटी है, बाढ़ के कारण क्या अभी भी चल रहा है बाढ़, तो बाढ़ के सिंपल से कारण है, इनमें क्यों है, उनकी 2-4 केस स्टडी दे दी, कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हर साल क्वेश्चन आए इसमें। 13 में आया, 14 में नहीं आया, इसलिए 15 में 2 दे दिए, 16 में 2 दे दिए, 17 में 1 दे दिया, 18 में फिर दे दिया। तो हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। इट्स मीन ये 5 स्टार का टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है,
यूपीएससी में 10 या 15 नंबर पक्के लेके जाने कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, कोई टफ नहीं है, इसको आसानी से पढ़ सकते। इसी प्रकार आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इसको भी हम 5 स्टार देंगे, 5 स्टार का टॉपिक है, इसमें भी डेफिनेटली आपसे हर साल क्वेश्चन पूछेंगे। 22, 21, 20, 20 में 2, 19, 18, 17, 15, 13 लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कुछ नहीं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव, वैश्वीकरण का मतलब जनसंख्या प्रभाव, वैश्वीकरण का विविधता पर प्रभाव, वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति प्रभाव, वैश्वीकरण का भारतीय तकनीकी प्रभाव, वैश्वीकरण का संसाधनों पर प्रभाव। तो वही घूम फिरा के वैश्वीकरण के प्रभाव की बात है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही वैश्वीकरण का प्रभाव, तो वही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ जाएगा। देख लो, दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में वैश्वीकरण और नई तकनीकों के बीच संबंध बताइए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, क्रिप्टो करेंसी इज द एग्जांपल ऑफ वैश्वीकरण, तो उसने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। थोड़ा करंट का देखो, जैसे जैसे टॉपिक तो यूपीएससी के ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीजें आती जाएंगी, करंट से उनको कनेक्ट करते हुए जाएंगे। महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव, जनसंख्या वैश्वीकरण का प्रभाव, स्थानीय संस्कृति वैश्वीकरण का प्रभाव, भारतीय विविधता पर वैश्वीकरण का प्रभाव, बस यही क्वेश्चन है। तो कोई सिंपल जस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना, वैश्वीकरण क्या है, फिर वैश्वीकरण के कारण क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव समाज पर, संस्कृति पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, एग्रीकल्चर पर, ये सारे टॉपिक के प्रभाव पढ़ लो, क्वेश्चन घूम फिर के यहीं जाएगा। अगला है सामाजिक सशक्तिकरण, यानी कि जो हमारे समाज के जो वंचित वर्ग है, एसटी एससी महिलाएं, इनके उनके सशक्तिकरण को लेकर ये 2 स्टार वाला टॉपिक है, से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन अल्टरनेट ईयर। एक है आपका सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म हो गया, सेकुलरिज्म से भी इसको भी आज छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ लो, 2 स्टार टॉपिक बोलेंगे इसमें। क्षेत्रवाद, इसको मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में 9 नंबर का टॉपिक है, ये 10 नंबर का टॉपिक, ठीक है। सेकुलरिज्म, अब देखो धर्मनिरपेक्षता एक बार पढ़ लो, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता भारत में क्यों इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक प्रोविजन क्या है, धर्मनिरपेक्षता का पश्चिम के साथ कैसे संबंध है। देखो वही क्वेश्चन जो पहले टॉपिक पढ़े थे, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए, सिंपल सा वही वही क्वेश्चन, ये घूम फिर के वही घूम फिर के आते हैं एक ही जगह से, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की विशेषता भी है। तो ये टॉपिक भी काफी रिलेवेंट हो जाता है आपके लिए, इसको मैं अगर बात करूंगा तो इसमें मुझे 3 स्टार देना, ठीक है। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य का महत्व, ये नया ही आ रहा है, स्वास्थ्य आपका एक टॉपिक का पार्ट हो जाता है स्वास्थ्य, तो इसको मैं 3 स्टार दूंगा, इसमें से सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की बात है, जैसे स्वास्थ्य में स्वास्थ्य और महिलाएं, सॉरी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में एक जैसे है, स्वास्थ्य और शिक्षा क्वेश्चन कैसे होंगे कि स्वास्थ्य का भारतीय स्थिति क्या है, सतत विकास में स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है, सरकार की नई योजनाएं क्या क्या आ रही है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां क्या क्या है, उनके लिए सरकार की प्लानिंग क्या है, और अलग अलग राज्यों ने क्या क्या काम किया है, वो आपके टॉपिक के पार्ट है, बस उन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। अगला है शिक्षा, इसी प्रकार से शिक्षा नई स्कूली शिक्षा है, तो शिक्षा को लेकर के जो नई चीज आई है उनको लेकर करंट में जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति के बाद लगातार आपके क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में 2 क्वेश्चन इसी आए थे, 2000 इसमें भी फिर क्वेश्चन लगातार है, तो उसके बाद आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए शिक्षा में, ठीक है ना। बाकी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बन गया 2000 नई जो नई सामाजिक नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो इसको थोड़ा सा हमें एक बार पढ़ना। अगला उभरती हुई भारत टेक्नोलॉजी और भारतीय समाज, ये अभी टॉपिक आया है, जुड़ा है सिलेबस में, इसको मान सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निजता की बात हो गई, साइबर साइबर घटनाएं घटित होंगी, महिलाओं की सुरक्षा को चुनौती प्रस्तुत हो सकती है, वो चीजें। इस तरीके से आपको सोशल इशू के इस टॉपिक को समझना है और आराम से इसी तरीके से उसको तैयार करना, ऐसे एक बार तैयार हो गया दोबारा आपका क्वेश्चन कभी नहीं होगा, आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि कोई किताब में से मुझे क्या पढ़ना है, किस नोट्स में से मुझे क्या पढ़ना है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि इसको अच्छे से देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, इसको भी देखें, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।